अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे कश्मीर की, बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और उसमें हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सुभाष साहब ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप सब सर को जानते हैं, हम टीवी पर भी देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने। फ़खर जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं और टीवी एंकर भी हैं। फ़खर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आ बहुत जाए। थैंक यू। सबसे पहले मैं सर आपकी तरफ चलूंगी, जनरल साहब की तरफ। और कश्मीर का सर जैसे कहा जाता है कि बहुत थोड़े से 100-150 मिलिटेंट्स रह गए हैं, बाकी सबको जो है वो या तो मार दिया गया है या पकड़ लिया गया है। तो सर फिर क्यों इतना ज्यादा हाइप है, इतना ज्यादा टेंशन हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कश्मीर को लेकर इतना शोर क्यों होता है फिर? और आपने इतनी ज्यादा, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फौज में, नंबर कोई नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं खुद उस पर थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन इतनी फौज फिर खड़े रखने की क्या जरूरत है? साथ ही वहां के लीडर्स, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, आपकी साइड के कश्मीरी लीडर्स, वो भी अक्सर नाराज नजर आते हैं। तो ये सब कुछ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखो आरजू, सच्चाई यह है कि अभी कोई 150 के करीब आतंकवादी रह गए, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और जिस प्रकार से 150 करीब आतंकवादी रह गए हैं और कोई 125 के करीब पिछले साल भी आतंकवादियों को मारा है, तो मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा कश्मीर घाटी में, अगर फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। आपको मालूम है कि फरवरी के बाद काफी फर्क आया था, जब दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, तो जो इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट थी वो बहुत कम हुई है। मगर अब वो बात ऐसी नहीं रही है, क्योंकि जो 6 से 8 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट थे, जो कि लड़े हैं अफगानिस्तान में, बैटल हार्डन हो गए हैं, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए हैं, उनको हीरो वेलकम मिला है। और वो अभी लैंड जो जो इनके ट्रेनिंग एरिया और जो लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चाहती है कि इनको सर्दियों से पहले बर्फ पड़े, पासिस बंद हो जाएं, पूरी तरीके से इनको पुश किया जाए। और मुझे लगता है कि इस साल जो सर्दियां वो भी गर्म होने वाली हैं और आतंकवाद को भेजने की कोशिश पूरी की जाएगी। उसके 2-3 रीजन है, ये देखना पड़ेगा अभी आरजू, कि हुआ क्या है कि आतंकवादी कम ही नहीं रह गए। जो लीडरशिप थी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। और ऐसे में हो क्या रहा है, आज वहां पर हथियार की और अम्यूनिशन की बहुत बड़ी कमी है, और बहुत प्रेशर था आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का, आतंकवादियों पे कुछ करके दिखाओ। तो उन्होंने हाइब्रिड वारफेयर स्टार्ट किया था, कि जब कि जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल हैं उनको उकसाया जाए, उनको एक छोटा सा हथियार दे जाए, और वो निहत्ते कश्मीरी पंडित, सिख या माइग्रेंट वर्कर पे को अपना निशाना बनाए। मगर वो भी गेम फेल हो गई है, क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्होंने एक 1 by 1 इन सभी ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अब पाकिस्तान समझ रहा है कि ये जो गेम है, ये जीरो सम गेम है, ये कैसे खत्म हो, क्योंकि वो भेजने की आतंकवादी बार बार कोशिश करेगा। और आप जो बात कर रहे थे कि इतने ज्यादा फौजी वहां हैं, हमारा जो फौज है वो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही है। जो हमारा आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो ही फौज संभालती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, जो हिंडरलैंड में है, वो हमारा राष्ट्र राइफल है, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है। और सच्चाई यह है कि हमारे पास ट्रुप्स बहुत ज्यादा नहीं है, इतने हैं जितने रिक्वायर्ड। अगर आज आप कश्मीर की स्थिति देखें तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है। खुशहाली की तरफ जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन के हुए, काफी सक्सेसफुल हुए, सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। वहां पर अभी टूरिज्म जो है इस बार रिकॉर्ड टाइम हुआ है। वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स वो बन रहे हैं। और ऐसे में लगता है ऐसा है कि एक बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है, और अब लोग बहुत खुश हैं वो, क्योंकि वहां बिजली, पानी, सबकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म है।
तो मुझे लगता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि जो कश्मीर की उसकी प्लान थी वो तो फेल होगी, क्योंकि भारत का जो कश्मीर है वो अब खुशहाली जा रहा है। और यही नहीं कि अभी डीलिमिटेशन की जो प्रतिक्रिया थी वो भी कंप्लीट हो गई है, और वो अभी फॉरवर्ड कर दी गई है रिपोर्ट। लगता है आने वाले समय में, मुझे लगता है 2022 के बिगिनिंग में कि वहां पर असेंबली इलेक्शन होंगे कोई 2022 के जून तक, और उसके बाद वहां पर उसको स्टेटहुड भी मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा आरजू, एक सच्चाई है कि जो कश्मीर अभी है, पूरा कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर, वो एक बहुत खुशहाली की तरफ जा रहा है। वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, शांति है, लोग खुश हैं, और जो रेडिकलाइजेशन भी हो रही थी साउथ कश्मीर में उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है। और जो एनआईए को ये हवाला मनी दिया जाता था आईएसआई से, उसको भी एनआईए ने चोक कर दिया। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। बृहस्पति अगर आप देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां पर स्थिति बहुत नाजुक है। वहां पर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वहां बिजली, पानी और जो आपकी सड़कें हैं वो बहुत खराब हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग कह रहे हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है, क्योंकि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उनको लगता है कि ये एक्सप्लॉइटेशन की है पाकिस्तान ने, नहीं अब चीन भी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो नीलम नदी थी, मेन सोर्स ऑफ वाटर, उसका भी मुंह मोड़ के पंजाब में मोड़ दिया गया है। वहां पर काफी पंजाबी भी सेटल किए हैं। तो ओवरऑल वहां की जो सिचुएशन है वो काफी खराब है, और अब उन लोगों को लगने लगा है वो बहुत पीछे रह गए कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले में, और वहीं से अभी आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो दोनों तरफ की बातें मैंने आपको बताई कि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत के पास, वहां पर स्थिति बहुत नॉर्मल है, खुशहाली है। और जबकि जम्मू एंड कश्मीर जो कि ऑक्यूपाइड है इलीगली, पाकिस्तान ने किया हुआ है, और गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पर लोग जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वो इतने परेशान हैं कि आज आवाज आ रही है वहां से अवाम की कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। आरजू जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैं यही बात लेके फखर आपकी तरफ आऊंगी कि क्या वाकई में जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, क्या वहां पे वाकई इतने सिचुएशन खराब है? और जैसे कि आपने सर को सुना, तो कहां तक आप उनकी बात से एग्री करते हैं? मैं डिसएग्री करूंगा जनरल साहब की बात से। दूध शहद की नहरें बिल्कुल नहीं बहती इस तरफ की कश्मीर में, ये भी मैं मानता हूँ। मसाइल हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजली का मसला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा कि इनकी तरफ की कश्मीर में है, इसको भी मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। बिल्कुल मुझे उसमें दो राय नहीं है। बट द थिंग इज, ये वाली बात करना कि इस तरफ के कश्मीर वाले उस तरफ के कश्मीर से मिलना चाहते हैं, या उस तरफ के कश्मीर वाले इस तरफ के कश्मीर से मिलना चाहते हैं, मतलब आपकी भी बात होती होगी, जनरल साहब यकीनन जाते भी होंगे, उन्होंने गालिबन सर्व भी किया हुआ है इंडियन साइड कश्मीर में। हमारा जाना तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ दोस्त वगैरह जर्नलिस्ट रहते हैं उनसे बातचीत होती है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट करता है हमें उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है। इस वक्त में एक स्टोरी बीबीसी की है, मसरूर काजमी श्रीनगर से रिपोर्ट करते हैं बीबीसी के लिए। उनकी एक स्टोरी मेरे मतलब मैंने ओपन की हुई, और इसके अंदर जो डॉक्टर मुदस्सिर हैदरपुरा में मारे गए थे, तो उसके लिए जो बाकायदा एक एहतजाज के तौर पे वो करना चाह रहे हैं। ये पिक्चर ना तो किसी पाकिस्तानी हुकूमत की है, बीबीसी का अपना वहां पे ऑफिस है, दिल्ली में भी है और श्रीनगर में भी है, वहां से ये स्टोरीज रिपोर्ट हो रही हैं। वो लोग कहते हैं कि यार, एक उनका मतलब कहते हैं ठीक है, अगर हमारे बच्चे लड़ रहे थे और आपने उनको मार दिया, आपकी फौज के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, ओके फाइन, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, वो मर गए, खत्म हो गई बात। लेकिन ये हमारा बेसिक राइट है कि आप उनकी डेड बॉडीज हमारे हवाले कर दे, जो नहीं की जाती, और अब कब से नहीं की जा रही, फ्रॉम लास्ट 2 years। मैंने रीजन खुद भी पूछा, और स्टोरी के अंदर भी लिखा गया कि बताया जाता है कि कोविड की वजह से। तो कोविड तो पूरी दुनिया में है, मतलब कहाँ पे लोगों की तदफीन किसी भी रिलीजन की होती है अपने हिसाब से, जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे लोग उनके फ्यूनरल में इकट्ठे नहीं होते? मुख्तलिफ किस्म की त्यौहारें क्या हम पूरी दुनिया में नहीं मना रहे? ईद हम मना रहे हैं यहाँ पे, या दुनिया के दूसरे ममालिक में दिवाली हम मनाते हैं, या कोई और त्यौहार, हमारे बाबा गुरु नानक का जो जन्मदिन था, अभी पाकिस्तान में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग आए थे, वहाँ पे भी बहुत सारा हुजूम था। अगर ये रीजन है, तो ये मेरे ख्याल में, ये मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है जनरल साहब मुझसे डिसएग्री करें, तो ये एक इशू क्यों है फिर?
ये मेरा सवाल है। जब मैं ये पूछता हूं तो इसका जवाब मेरे ख्याल में, मैंने कहा कि मैं इस तरफ के कश्मीर की बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा कि यहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह का आपने अपने कश्मीर में किया। यहाँ हमारे पास ट्रेन नहीं, आपने ट्रेन किया, आपने बाकायदा एक्सप्रेसवे बनाई, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेसवे भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल आपकी बात सही है, कश्मीर से नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा नीलम उसके दरिया नीलम के ऊपर बना हुआ है मुजफ्फराबाद के पास, लेकिन उसकी बिजली भी मेन ग्रिड में आती है और फिर तोड़ी तोड़ी करके हम उसको देते हैं। ये बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली बातें भी कि ह्यूमन राइट्स की सर हम वायलेशन जब करते हैं, मेरा मुल्क भी करता है, मैं ये इसको बिल्कुल नहीं डिफेंड करूंगा कि मेरा मुल्क नहीं करता, वो भी गलत करता है। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं नवाब अकबर खान बुगटी साहब की कि उनके साथ क्यों जुल्म ये वाला किया गया, या हम क्यों ये करते हैं। हमने अगर कर दिया उसके बाद हमें राइट नहीं है कि उनके लोगों को, उनकी फैमिली को उनकी डेड बॉडीज हम नहीं देते, ये नहीं करना चाहिए। द सेकंड थिंग इज, ये वाली बात अब हो रही है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं जो जेन्युइन है। सर आपकी फौज के खिलाफ जिसने बंदूक उठाई है, लाजमी सी बात है फौज का ये काम है कि उसको वो काउंटर करेंगे उस चीज को, वो उनके साथ शायद मुज़ाकिरात उनका फौज का काम नहीं है, ना आपके फौज का काम है, ना मेरे फौज का काम है, वो पॉलिटिकल लोगों का काम है। पॉलिटिकल लोग वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर फौज करेगी तो फौज, लाजमी सी बात है, फौज को ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि भाई आप तो या खुद मरते हैं या फिर दूसरे को मारते हैं। जब आपके साथ जंग हो रही होती है, दोनों में से एक चीज आपके साथ होती है, तो वो आपका फौज कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कर जाते हैं तो आपको, अगर ये मैं कहता हूं ना, मैं बलूचिस्तान की एग्जांपल देता हूं, हालांकि इसका इशू इसलिए अलग है क्योंकि वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर नहीं उठा, कश्मीर का इशू उठा है, हम माने या ना माने, लेकिन वो है। बेशक वो आपकी साइड पे आए या हमारी साइड पे आए या कहीं पे भी चला जाए, वो एक अलग कहानी है। तो इस वजह से फिर हम, इसलिए ये हमें एक डर है, अगर हम बलोचों की मतलब किसी को मार देते हैं और हम कहते हैं कि यार इसको साइड पे कर दो, इसलिए साइड पे कर दो कि हमें डर है कि यार ये लोग तो फिर इकट्ठे होंगे, उसके लिए वो कहेंगे, और उनके, तो यही डर क्यों है। अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, जब मेरे अपने लोग हैं तो मेरे अपने लोगों को फिर मैं जो साइड पे जो लड़ रहे थे उनको हमने मार दिया, लेकिन उनकी फैमिलीज हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कानून नहीं है, और ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान में ऐसा लॉ है कि हम वो ना कर सके। तो ये वाली चीजें जब हम करते हैं, अभी एक बच्चे की कहानी में पढ़ रहा हूं जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसके फादर कह रहे हैं कि साल से मैंने कब्र खोद के रखी हुई है श्रीनगर में, लेकिन मेरे बच्चे को जो है वो किसी जंगल में दफन किया गया है साइड पे करके। और वो कहते हैं कि फिर इन लोगों को जो है इससे मोटिवेशन मिलती है जब उनकी डेड बॉडीज आती है और लोग इकट्ठे होते हैं। सर हमें यकीन होना चाहिए अपने लोगों के ऊपर। अगर हमें पता है कि ये लोग हमारे हैं और हम इनको सीने से लगा के रखते हैं, तो फिर हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो 75 साल हो गए कश्मीर के इशू को, या 70 साल। आप कहते हैं पाकिस्तान ने किया होगा, मैं उससे भी एग्री हूं, पाकिस्तान करता रहा है, शायद अब भी करता है, लेकिन उस तरह नहीं। पाकिस्तान के ऊपर अपना इतना प्रेशर है सर, FATF है, IMF से हम पैसा ले रहे हैं, उसके लिए हम कितनी मुसीबतों में होते हैं। $1 अरब के लिए, जो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इतनी मेहनतें हमें पिछले 2 महीने सिर्फ IMF को करनी पड़ी। $3 अरब हमें सऊदी अरेबिया ने दिया, और उनके लिटरली हमने पांव पकड़े। तो उन्होंने हमें कहा कि हम ये दे तो रहे, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस लगाई गई है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क ने भी पैसा देते हुए किसी मुल्क को ये कंडीशन लगाई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि पाकिस्तान के पास एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, द सेकंड थिंग इज इंटरनेशनल प्रेशर। सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है FATF की वजह से। अगर हम कुछ चाहते भी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नहीं करता होगा या पाकिस्तान ने नहीं किया, मैं उसको भी नहीं डिनाई कर रहा, किया है, बिल्कुल किया। 90 से लेकर 2005-10 तक बहुत ज्यादा किया है, लेकिन उसके बाद सर उनको पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी चूड़ियां वहां से टाइट हो जाएंगी, पेरिस से टाइट हो जाएंगी, और फिर हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। जी, तो ये जी फकर आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि ये वाली चीजें कुछ वहां पे इंटरनल फैक्टर्स, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो बहुत अच्छे, वो कहते हैं भाई हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीर में रहते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, प्राउडली कहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम हिंदुस्तान के ऊपर प्राउड फील करते हैं, करना भी चाहिए भाई। हमें ये हक नहीं है कि मैं उनको कहूँ कि नहीं आपको पाकिस्तान पे प्राउड फील करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि यार हमें हिंदुस्तान ज्यादा प्यारा लगता है तो उनका हक है ये, और ये उनका एक बेसिक राइट है, ये मैं नहीं ले सकता और ना मुझे लेने का कोई हक है। तो इसलिए इंटरनली लोगों के साथ अगर चीजें सेटल डाउन की जाए तो मेरे ख्याल में चीजें हो सकती है। मेरी तरफ भी करना चाहिए और आपकी तरफ भी सर करना चाहिए, तो चीजें बेहतर हो सकती है। जी सर, आपने जैसे फकर को सुना तो बिल्कुल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्या वाकई में हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और जिन पॉइंट्स को फकर ने हाईलाइट किया कि आपके यहाँ से जो कश्मीरी जो है, जिनकी मेन जैसे कहना चाहिए जिनकी वो जमीन है, जिनका वो घर है, उनको जो शिकायतें हैं
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल मैं आरजू बताना चाहूँ, जो फखर बात कर रहा था, मैं कई चीजों को उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपने कहा था डेड बॉडी, ये हुआ क्या है, एक तो कोविड के कारण इसका कोई डाउट नहीं, और दूसरा है कि देखा गया है कि जब भी डेड बॉडी आती थी आतंकवादियों में, वहां पर मजला लगता था लोगों का, और वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड था टेररिस्ट पैदा करने का। तो ये एक प्रकार से डिसीजन लिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरे ऑनर के साथ उसके साथ अंतिम संस्कार किया जाता है जिस प्रकार से रिलीजियस राइट्स होते हैं। मगर मैं एक दो चीज बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत के जम्मू और कश्मीर में एक डेमोक्रेसी है, एक वहां पर जो मीडिया है वो बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी कमी या खामी, मान लो कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तो ये नहीं है कि यो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको आप कारपेट के नीचे दबा देंगे। वहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ साथ एक एक्टिव जुडिशरी है, वहां पर एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और अगर मान लो कोई ना कोई किसी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, उसकी इंक्वायरी होती है, और जो दोषी पाए जाते हैं उसको सजा मिलती है। मैं इसके आपको ये एक बड़े जोरों से ये गारंटी करके बता सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर ह्यूमन राइट को भी देखा है मैंने करीब करीब 3-4 साल इन फौज के अंदर। तो ये एक बात माननी पड़ेगी। जो 2-3 बातें आप बताने की कोशिश करें, हो क्या रहा है कि आपने बहुत अच्छा बताया कि पाकिस्तान क्यों करना चाहेगा। सच्चाई ये है, सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाकिस्तान से। 1960 तक जो पाकिस्तान की जीडीपी भारत के बराबर और भारत से अच्छी थी, मगर जब से उन्होंने आतंकवाद का साथ लिया है तो कहां से कहां पहुंच गए। आज आपके पास $200 बिलियन का कर्जा है, और आपने हर जगह से कर्जा लिया है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया से, आपने यूएई से, आपने चाइना से, आपने पेरिस क्लब से भी कर्जा लिया हुआ है। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट पे डाला है। ग्रे लिस्ट में भारत ने तो डाला नहीं, वो इसलिए डाला है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। अभी जैसे अगर आप देखें, जो बात तुलना होती है भारत की और पाकिस्तान की, आज जो भारत ओरिजिन के सीईओ हैं, वो सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी अमेरिका ने लगाए हैं। जिस प्रकार से गूगल में अपना सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला है, आईबीएम में अरविंद कृष्णा, और एडोब में शंकर नारायण, और अभी ट्विटर पे पराग अग्रवाल को लगाया है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि कहां तो भारत किस दिशा में जा रहा है, कि टॉप अमेरिकन जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन है, और कहां पाकिस्तान, जहां पर अगर 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं तो 70 पाकिस्तान में मिलते हैं। आज जो लश्कर तौबा का कमांडर कौन है, वो पाकिस्तानी हाफिज शहीद है। जमाते उल दावा का जो है वो मसूद अजहर है। अभी तहरीक लबाक पाकिस्तान जो था, साद रिजवी, उसको छोड़ दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी जो लीडर है नूर वली मसूद, वो भी पाकिस्तान के मदरसा में पढ़ा हुआ था। अभी आपके अफगान के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है हक्कानी नेटवर्क की, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो आपके पाकिस्तान मदरसा थे। मेरा मतलब ये मैं कोशिश करने की कर रहा हूं कि नुकसान पाकिस्तान को खुद हुआ है, जैसे उन्होंने टेररिज्म का हाथ पकड़ा है, और आज वो बदी से बदनाम हो रहे हैं। आज उनकी सिचुएशन है वो टूटने के कगार में है। फाइनेंशियली आप ऐसी हालात में हैं कि अगले 2-3 साल में आप रह नहीं पाएंगे जिस हिसाब से हम चल रहे थे। देखो, आज आपके पास $200 से बिलियन का तो कर्जा है, आपको $4 से $5 बिलियन चाहिए कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। आपके पास तो पैसा है नहीं। उसके बाद आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चीन ने अपने फायदे के लिए बनाया है। वो आपके रिसोर्सेज बलूचिस्तान में भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में। अभी बलूचिस्तान में लोग उसके अगेंस्ट आगे 18 दिन से अभी प्रदर्शन चल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई हमारा इलाका चीनियों ने घेर लिया है, चीनियों ने अपनी जो एक पोर्ट बना दिया है, हम फिशरमैन बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान को खुद झांक के देखना पड़ेगा। सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। और इसके कारण जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपको सबको पता है कि आज वो फौजी फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है 50 से 60 बिलियन डॉलर। अभी जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि आप पाकिस्तान की आर्मी किस प्रकार से गवर्नमेंट ग्राउंडों को कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही है। मगर उनको यह सोचना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान एक फौजी फाउंडेशन चलाता है
जिसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 50-60 बिलियन डॉलर ही नहीं, उसके अंदर कोलगेट टूथपेस्ट से लेके सीमेंट, बैंक से लेके आपका रियल एस्टेट, सब के सब पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। एक प्रकार से पैरेलल इकोनॉमी चलती है। उसके बाद आपका हवाला मनी जो आती है, उसके बाद ड्रग्स का स्मगलिंग, ओपियम की खेती बाड़ी होना। तो ये अगर पाकिस्तान की आर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो सच्चाई यह है कि अभी झांक के देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की आर्मी ने एक चुंगल डाल रखा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो जानती है कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। मैं कहता हूं अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं पाकिस्तान के, तो भारत को तो फायदा होगा, पर पाकिस्तान को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो ऐसे में मुझे लगता है पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए कि अगर वो टेररिज्म का छाप छोड़ दें तो बातचीत हो सकती है। टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। और जब तक वो एक प्रिंसिपल बनाया है पाकिस्तान आर्मी ने, ब्लीड विद 1000 कट, जब तक वो ये नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और ये भारत नहीं कह रहा। अगर आप ग्रे लिस्ट पे हो, ब्लैक लिस्ट पे आने वाले हो, टर्की जिसके साथ आप थे उसको भी ग्रे लिस्ट पे डाल दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप जिस रास्ते पे जा रहे हो पाकिस्तान, वो रास्ता ठीक है? क्या आपको इकोनॉमिकली निकाल लेगा, या ऐसा ना हो कि उसके फाइनेंशियली आप इतना पैसा कर्जा ले लो चीन से कि आप चीन के एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएं, जिस प्रकार से श्रीलंका में हावन टोटा में हुआ है, या बाकी जगह में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, मालदीव में भी हुआ है, और अभी युगांडा के अंदर जो इंटरनेशनल पोर्ट भी चीन ने ले लिया। तो सच्चाई है चीन को मद्देनजर रखते पाकिस्तान को झांकना पड़ेगा। पाकिस्तान जो टेररिज्म की तरफ जा रहा है, जहां पर वो गुड और बैड टेररिस्ट को फर्क करता है, वो टेररिस्ट जो कि भारत के अगेंस्ट जाते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको वो गुड टेररिस्ट बोलता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं, उनको बैड टेररिस्ट बोलता है। जब तक ये फर्क नहीं छोड़ेगा, जब तक आतंकवाद के अगेंस्ट जाएगा नहीं, और बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलता है पाकिस्तान की, हम भी तो टेररिज्म के विक्टिम है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं पाकिस्तान से, टेररिज्म पैदा ही किसने किया है? अगर आपने टेररिज्म पैदा किया है तभी तो आप विक्टिम हैं, और आपने हमारे लिए भी टेररिज्म पैदा किया, अपने लिए भी। तो मैं यही कहूंगा आरजू कि अभी पाकिस्तान को झांक के देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता अपने सच्चे मन से प्रोग्रेस, तो ये टेररिज्म का साथ छोड़ दे और इससे दूर आए। गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करना बंद कर दे, और जो अगर वो टेररिज्म का साथ छोड़ देगा, मुझे लगता है कि उसके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के आने वाले समय में रिलेशन अच्छे होते हैं तो दोनों देश को फायदा है, इंडिया को भी फायदा है, पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है। वो समय आ गया, अभी पाकिस्तान को देखना चाहिए, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको देखना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फखर, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, आप क्या कहते हैं कि वाकई में क्या सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग है कि वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके और सब चीजों को सही ट्रैक पे ला सके? अर्जु, असल बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स कौन है, वो सिविल सोसाइटी नहीं है। पॉलिसी मेकर्स कोई और हैं। तो जो पॉलिसी बनाते हैं तो ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, एज ए जर्नलिस्ट। मैं, आप और हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पे रेजिस्ट करते हैं। बट द थिंग इज कि वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स इन पाकिस्तान, बल्कि मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट भी उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग नहीं करता। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिसी मेकिंग शुरू हो जाए तो हमारा, और हाँ इसके साथ कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे दुनिया के साथ, वो पार्लियामेंट उसको तय करे तो फिर बेहतरी आ सकती है। फिर हमारे हिंदुस्तान के साथ भी बातें सही हो सकती हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हो सकती हैं, ईरान के साथ भी हो सकती हैं, चाइना के साथ भी हो सकती है, यूएस के साथ भी हो सकती है, और बाकी दुनिया के साथ भी हो सकती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले पिंडी में, उसके बाद रियाद में, और लास्ट में वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में होती है। तो जब आपकी ये सारी चीजें चल रही और आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है।
वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट किस चीज में। अगर ये बात देखी जाए तो क्यों नहीं कर सकते? हमसे छोटे छोटे ममालिक हैं, हमसे बुरी हालत में ममालिक हैं, वो आज बेहतर पोजीशन में आ गए, लेकिन वो अपने फैसले खुद करते हैं। हम अगर अपने फैसले खुद करना शुरू कर दें तो यकीन करें ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालात किसी दुनिया के सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है 200 ममालिक में जिनके ऊपर इस तरह के हालात हैं। हमसे ज्यादा बुरे हालात लोगों पे आए, लेकिन उन्होंने अच्छे डिसीजन मेकिंग से और उनके जो फैसला साजी का जो घर है वो उनका जो है पार्लियामेंट है, उसमें बिल्कुल तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और द थिंग इज, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, छोटी सी, खत्म करूंगा फिर, कि फौज, हमारी फौज है, मैं कहता हूं वो जरूरी है, हिंदुस्तान की फौज है, उनको बिल्कुल उसकी जरूरत है। चाइना के साथ उनके मामलात, और वैसे भी कोई अगर मामलात ना भी हो तो फिर भी आप अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स के लिए फौज रखते हैं, लेकिन फौज का जो काम है वो उनको वो करना पड़ेगा, या उनको आप इस पे मतलब पॉइंट पे लेके आएंगे कि सर आपका काम जो है बॉर्डर्स को संभालना है। इंटरनल जो मैटर्स हैं, इंटरनल सिचुएशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी है या और बहुत सारी चीजें, वो आपका काम नहीं है, आपका कंसर्न नहीं है। आपको टैंक चाहिए, आपको जहाज चाहिए, आपको बंदूक चाहिए, या आपको कुछ और चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप अपने इलाके में रहेंगे, अपने बैरक में रहेंगे, या आप अपने बॉर्डर्स पे रहेंगे। बाकी इंटरनेट चीजें हमें अगर जरूरत होगी, जिस तरह दुनिया में कहीं भी होती है, तो यार कहीं फ्लड आता है या कुछ ऐसी मतलब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो अपनी फौज को वो कॉल करते हैं, लेकिन हम बुलाते हैं, वापस अपनी जगहों पे चले जाते हैं। वो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि वो आते हैं और जहां पे उनका काम नहीं है वो कहते हैं नहीं यही तो हमारा असल काम है। जनरल साहब ने 2 चीजें की, हमारे कुछ लोग उस पर नाराज भी होते हैं कि यार मैंने 2-3 दिन पहले इत्तेफाक है, एक एक्स आर्मी पर्सनल के साथ गपशप मेरी चल रही थी कराची में, तो मेरी उनसे भी कहा, मैंने कहा सर मेरा पॉइंट ये है कि मेरी फौज जो है कारोबार ना करे, या अगर करती भी है लेट सपोज तो कम्पिटिटिव तरीके से करें, मतलब ये ना करे कि टेंडर हमने लेना है, ये टेंडर हमें ही आप दे दे बस बगैर किसी कंपटीशन के। मैंने कहा ये मेरा कंसर्न है, मैं कहा ये खत्म कर दे। बेशक अगर उनको बिजनेस करने का शौक है तो उसके लिए एक अलग शोबा बनाए, और जो रिटायर्ड लोग हैं वो कहेंगे भाई हम कंपटीशन में लेंगे, ये रोड का ठेका हमने लेना है, ये फ्ला चीज हम बनाएंगे, लेकिन हम कंपीट करेंगे और अगर हमें मिलेगा तो हम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर आप करें, मैंने कहा मैं भी आपकी वाह करूंगा, आपके लिए तालियां बजाऊंगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये चीजें नहीं करते वो कहते हैं नहीं, वो हमारे पश्तो में कहते हैं मीम जरमा टोल जमा, यानी जो कुछ है वो मेरा है। तो वो जब ये करते हैं तो फिर बाकी भी तो भाई, ये 22 करोड़ बेचारे जो है, 22.5 करोड़, ये भी तो इंसान है ना, ये इनको भी रोटी चाहिए, इनको भी कपड़ा चाहिए, इनको भी सर के लिए छत चाहिए, इनको भी बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, इनको भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ इंसान है, आपने खाकी पहन ली और हम कहें भाई ये बाकी तो मतलब कोई भेड़ बकरियां, आप इसको मतलब कहीं पे भी लपेट लो। ये इन चीजों से अगर जब भी हम निकल आए, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान फ्लरिश कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और दुनिया में हर जगह इज्जत होगी, वो अमेरिका हो या कोई और बड़ी ताकतें हो, और हमारे हिंदुस्तान के साथ भी आना जाना, बातचीत और बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगी कि वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि जी शेर के मुंह को खून लग गया है तो अब कौन छुड़ाएगा। तो वो वाली बात हमारी फौज की है कि अब कौन उनको कहेगा कि जी बॉर्डर पे जाओ और पॉलिटिक्स में ना आओ, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं जो गवर्नमेंट चल रही है वो किस तरह से चल रही है और कौन चला रहा है। क्योंकि लोग पूछते हैं, इंडिया से पूछते हैं हमने बात किससे करनी है, बाजवा साहब से करनी है कि खान साहब से करनी है। मैं तो साफ कह देती हूँ बाजवा साहब से बात कर ले, इसलिए कि खान साहब ने भी उधर ही जाना है, तो इसलिए डायरेक्ट ही बात कर ले। तो ये जब तक कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, जब तक अपनी बात कमजोरियों को मानेंगे नहीं, अगर हम यही कहते रहेंगे नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ठीक करना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फकर, थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू।